ओके, फर्स्ट लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम जरा इसकी रिक्वायरमेंट को देखते हैं, ताकि हमारे पास एक ओवरव्यू आ जाए, बिग पिक्चर आ जाए कि हमने सवाल को देखना कैसे है, अप्रोच कैसे करना है। ऑलवेज लुक एट द रिक्वायरमेंट फर्स्ट। जब भी आपके पास क्वेश्चन पेपर आए, आपका तरीकेकार होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट को आपने मिनिमम 2 to 3 टाइम्स आपने पढ़ना है, ताकि आपको मेक सेंस करे कि ओके, व्हाट इज एग्जामिनर एक्चुअली आस्किंग अबाउट। बाज अवत क्वेश्चंस में क्या होता है, एक सवाल है, उसका पार्ट वन है, उस पार्ट वन में भी दो हिस्से होते हैं। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि एग्जामिनर एग्जैक्टली मुझसे मांग कितने कितनी चीजें मांग रहे हैं। वो एक चीज मांग रहे हैं, दो चीजें मांग रहे हैं, तीन चीजें मांग रहे हैं। जब आपको वो हाईलाइट हो जाएगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वो तीन चीजें मांग रहे हैं पहले सवाल में, तो आप अपनी आपके जहन में उसकी मार्क एलोकेशन आएगी। कैसे? आइए देखते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर वन, हमारा जो टॉपिक है वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का टॉपिक है, जिसका सवाल हम कर रहे हैं, सेक्शन सी का सवाल कर रहे हैं। और हम अब इसको जरा इस इसका पोस्टमार्टम करेंगे। रिक्वायरमेंट ए, पार्ट वन, यूजिंग द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल कैपएम, calculate ZMOR company's current cost of equity and a project specific cost of equity suitable for the new venture। अब अगर आप फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास देखो दो तरह के स्टूडेंट्स आते हैं। एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो पहली दफा में ही ना उसको सब समझ आ जाता है, वो एक दफा पढ़ता है सवाल, उसको सब क्लियर होता है। तो वो तो ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स, या मैं अगर ज्यादातर की बात करूं, एवरेज स्टूडेंट्स की बात करूं, तो उनको पहली दफा में सवाल समझ नहीं आता। प्लस जो अच्छा पढ़ने में भी है, या जो जिनको पहली दफा में समझ आ जाता है, वो भी एग्जाम प्रेशर में ना कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आने लगता है। तो इसीलिए 2 से 3 मर्तबा सवाल को पढ़ना बेहद जरूरी है। अब आइए इसको ब्रेक डाउन करना है। इसको हमने क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। यूजिंग द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ब्रेक इट डाउन। कॉमा आ गया, रुक जाइए, सांस लीजिए, पॉज। कैपएम यूज करना है। जहन में फौरन ठक करके फॉर्मूला आ जाना चाहिए। क्या है फॉर्मूला कैपएम का? कैप्टन का के इज इक्वल्स टू आर एफ प्लस आर एम ये वाला मैंने चेक मल्टीप्लाई बाय, माशाअल्लाह, नहीं किया चैप्टर, कोई बात नहीं। अभी आप रजिस्टर है, किया मैं। रजिस्टर है आपका, रजिस्टर है, रजिस्टर निकालें। इसी तरह रिवाइज होगा, और कैसे रिवाइज सही होगा? है। कैपन का दिखा दिए फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, तो जहन में फौरन ये फॉर्मूला आ जाना चाहिए, और हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। यूजिंग द कैपन मॉडल वी कैन फाइंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ केई इक्वल्स टू अस्सलाम वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र। जी जी। हम्म हम्म। आज, वरना फिर वो कब आएंगे अगर आज नहीं हो पाए? हम्म। सर फिर नेक्स्ट मंगल या हफ्ते का करना है, आज का तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो फिर आप मुझे कब तक कंफर्म करेंगे ये चीज, ताकि मुझे भी अपना ऑफिस होता है, फिर मुझे उस हिसाब से देखना पड़ेगा चीज। सर दर्द नहीं है, लेकिन जितना जल्दी हो जाए, कभी हो भी, कभी हो रहा होता है, कभी नहीं हो रहा होता। मैं आपसे यही पूछा हूँ, मुझे कंफर्म कब तक कर देंगे कि मंगल का? मेरा मसला है कि मैं मंगल को आ जाऊंगा, लेकिन आज तो। जी। चलो मैं आपको कॉल कर लूंगा, तो मंडे को फिर, वो मंगल को वही 8 बजे। बस ठीक है फिर। ठीक है। नहीं, ठीक है। अरे चलो तो
जी। तो यूजिंग द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल आपके पास फॉर्मूला आ गया, के इज इक्वल्स टू आर एफ, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, प्लस बीटा इक्विटी मल्टीप्लाई बाय रिटर्न, मार्केट रिटर्न माइनस आर एफ, रिस्क फ्री रिटर्न। तो इससे आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा, ये आपका फॉर्मूला है। अब आइए इस सवाल में क्या कह रहे हैं, यूजिंग द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल कैलकुलेट जेडमोर कंपनीज। ओके, कैलकुलेट जेडमोर कंपनीज, कौन सी कंपनी का करना है, जेडमोर। ये सवाल में हो सकता है दो तीन कंपनी का मेंशन हो, तो पॉइंट टू बी नोटेड जेडमोर करंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी इस वक्त जो भी उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो फाइंड आउट करना है। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई मसला नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड के ही निकाल लेंगे। एंड सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, a project specific cost of equity suitable for the new venture। कोई न्यू वेंचर की बात हो रही है, जो कि यकीनन सवाल में न्यू वेंचर का जिक्र होगा, वो अगर हम लेते हैं तो उस वक्त प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगी, यानी दो केईज निकालनी है, एक करंट और एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक। तो यानी कि जो 6 मार्क का सवाल है, इसको आप डिवाइड कर लें 3-3 मार्क, यानी एक इसको अगर आप राइट करेंगे तो 3 मार्क्स मिल जाएंगे, अगले हिस्से को आप राइट करेंगे तो 3 मार्क मिल जाएंगे। क्लियरिटी है, ठीक है। अब इसको हम डायरेक्टली जाके सवाल में देखते हैं कि इसकी डिटेल्स क्या है। सही है। पढ़िएगा, जेडमोर कंपनी इज ए लिस्टेड कंपनी इन द हाउस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अच्छा हमजा, एक बहुत बेसिक सी टिप है, ट्रिक है, जो कि मैं हर स्टूडेंट के साथ शेयर करती हूँ कि बेटा जब आप एग्जाम में जाते हो ना, तो एक तो नंबर वन एग्जाम प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, दूसरा स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा होता है कि भाई फाइनेंशियल स्ट्रेस भी होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए पेपर, नहीं निकला तो नहीं निकला तो दिमाग में पता नहीं कितने सवालात और कितने ख्यालात आ रहे होते हैं। फिर उसके बाद तलवार लटक रही होती है कि भैया टाइम पे पेपर खत्म करना है, टाइम पे करना है, टाइम पे करना है। फिर चौथी तलवार लटक रही होती है, सिली मिस्टेक ना हो जाए, सिली मिस्टेक ना हो जाए, दोबारा दोबारा कैलकुलेट कर रहे होते हैं, दोबारा दोबारा पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आता है आपका स्क्रीन, 3 घंटे आपको स्क्रीन की तरफ देखना है, ना इधर ना उधर, तो गर्दन ना बंदे की अटक जाती है, तो पूरा जो बॉडी का आपका पोस्चर है ना, वो एकदम स्ट्रेस मोड में होता है। लिहाजा उस लम्हे को, ये एक बहुत आसान सी टिप है जो अगर हर स्टूडेंट फॉलो करे तो उसका हर क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कैसे भैया, क्योंकि देखो पढ़ के तो गए हो आप, तैयारी भी करके गए हो, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं किया तो फिर क्या फायदा, 1 मार्क से भी रह गए तो क्या फायदा। तो सबसे पहले तो हमें ब्रीद इन करना है, वी हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट इट कि एग्जाम हॉल में एंटर होने से पहले ब्रीद इन 3 टाइम्स, गहरी गहरी सांस। इसको करें, अभी मेरे साथ करें, आप देखें कितना रिलैक्स फील होंगे, क्योंकि जिंदगी भाग रही है और हमें रुक के पॉज करके सोचने का मौका नहीं दे रही। तो इसके लिए जब हम ब्रीथ करते हैं, 3 टाइम्स डीप ब्रेथ्स, इनहेल एंड एक्सहेल। फिर दूसरी मेरी टिप है कि आप, नर्वसनेस हो जाती है, एग्जाम एंजाइटी आ जाती है, और नर्वसनेस से हाथ पांव ठंडे हो रहे होते हैं, ठंडे पसीने आ रहे होते हैं, कांप रहा होता है हाथ, क्या करना चाहिए, अपने दोनों हाथ लीजिए, क्रॉस कर लीजिए और यहाँ पे ऐसे रख लीजिए। तो यहाँ जो है ना आपके, यहाँ पे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट्स को जब प्रेस किया जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका नर्वस सिस्टम जो है वो रिलैक्स होता है। तो ये चीज आपको बहुत कारामद पेश आती है, ऐसे कर के बैठ जाया करें, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज है कि जब आप पेपर आपके सामने आए, क्वेश्चन आपके सामने आए, तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन, कुछ भी नहीं करना आपने, हाथ रेस करने हैं, एग्जामिनर से एक रफ पेपर ले लेना है, पेन ले लेना है, ठीक है। और उसके बाद जॉट डाउन करें, जैसे जैसे आप पढ़ें जॉट डाउन करें द की डिटेल्स। सही है। और तीस और आखिरी जो टिप है मेरी, यानी चौथी और आखिरी टिप है, ब्रेक डाउन द क्वेश्चन। एक साथ पूरा ना पढ़े, कोई जल्दी नहीं है, पेपर कहीं नहीं भाग रहा, एक साथ पूरा नहीं पढ़ी, इसको ब्रेक डाउन करें, 4 to 5 words at a go, pause for 1 second, 2 seconds, then start again। Zedomore company is a listed company, pause, बात सामने आ गई, लिस्टेड है, लिख लीजिए लिस्टेड इन द हाउस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, पता चल गया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। ओवर द पास्ट 5 years, पिछले 5 सालों में, रुक जाइए, रिजल्ट्स हैव बीन डिसअपॉइंटिंग, रिजल्ट्स का आरामत नहीं निकले। अब देखिए, अब आपको 2 दफा पढ़ने की जरूरत नहीं, पहली दफा में ही चूंकि आप ब्रेक डाउन कर रहे हैं 1-1 सेकंड, 30-30 सेकंड के पॉज के साथ, तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, पहली दफा में ही समझ आ रही है। एंड चलिए, एज अ रिजल्ट ऑफ द शेयर प्राइस, एज अ रिजल्ट द शेयर प्राइस, अब देखिए मैंने जल्दी जल्दी में क्या कर दिया, मैंने बोला एज अ रिजल्ट ऑफ द शेयर प्राइस, जल्दी जल्दी में मुंह से निकल गया ना, दिमाग में पिक्चर ही गलत बन गई। रुकिए, ठहरिए, एज अ रिजल्ट द शेयर प्राइस हैज फॉलन
from a high of $3.5 per share 5 years ago to only $1.05 per share today. अच्छा, अब यहाँ टेक्निकल बात हो रही है, तो ये तो एक दफा में नहीं समझ आई, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं कि चूंकि पिछले 5 सालों से रिजल्ट्स बड़े डिसअपॉइंटिंग थे, तो एज रिजल्ट इसके नतीजे में शेयर प्राइस गिरा है, हैज फॉलन फ्रॉम अ हाई, यानी कि जो मैक्सिमम शेयर प्राइस पहुंची थी, कहां तक पहुंची थी, $3.5 तक पहुंची थी, उससे गिर गया कहां पे, 1.05 तक। यानी आज उसका जो शेयर प्राइस है वो 1.05 है। और फिर क्या कह रहे हैं, पर शेयर, ये पर शेयर की प्राइस हो रही है। और 5 साल का ये पूरा उन्होंने डेटा दिया कि पिछले 5 सालों में जो हाईएस्ट शेयर प्राइस थी वो कितनी थी, 3.5, और जो लोएस्ट जो आज के दिन है वो कितनी है, 1.05। अभी आपने फटाफट रफ में लिख लिया, ठीक है, हाईएस्ट शेयर प्राइस, लोएस्ट शेयर प्राइस। अब आइए नेक्स्ट, दिस डिटोरिएशन in the performance and share price has been accompanied by an increase in the financial gearing to a high level। हमजा मुझे समझाइए लास्ट टाइम का मतलब क्या है। मतलब ये है कि मैम अगर जो भी परफॉर्मेंस में खराबी आई है इस कंपनी की और शेयर प्राइस भी जो गिरी है, उसकी वजह ये है कि उन्होंने बहुत ज्यादा गियरिंग, फाइनेंशियल गियरिंग मतलब बहुत ज्यादा लाइबिलिटीज में आ गई, डेब्ट्स में आ गए। वेरी गुड, डेट में आ गया है, डेट में आ गई है कंपनी, फाइनेंशियल गियरिंग हाई हो गई है, लोन या उधार लेना पड़ गया है। लेकिन वो किस वजह से, क्योंकि शेयर प्राइस तो परफॉर्म कर ही नहीं रही, तो पैसे तो आ ही नहीं रहे। तो जब पैसे नहीं आ रहे तो पैसे कहाँ से फिर आएंगे, बैंक से लोन लेना पड़ेगा, फाइनेंस करना पड़ेगा, जिस वजह से क्या हो गया, फाइनेंशियल गियरिंग हाई, इक्विटी लो हो गया, फाइनेंशियल गियरिंग, डेट इक्विटी हाई हो गया। नेक्स्ट टाइम, ZMO company's capital structure is as follows। equity share capital कितना है, 0.5 पर शेयर, नॉमिनल वैल्यू है, और इस वक्त कितनी है, $40 मिलियन। फिर है रिटेन्ड अर्निंग्स 35, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बताया गया 6.5, इररिडीमेबल लोन नोट्स है हमारे पास 100 की, जिसकी नॉमिनल वैल्यू है, 7% बैंक लोन है 20 मिलियन का। ZMO company's loan notes are quoted at $565 per loan note, and both the loan notes and the bank loan are secured, सिक्योरिटी यानी ली है बैंक ने। फिर है जेडमोर कंपनीज इक्विटी बीटा इज 2.3, यानी यहाँ हमने कैपिटल से क्या निकाला है, यही निकालना है, तो इक्विटी बीटा मेंशन्ड है, क्या है, 2.3। तो जैसे आपको इक्विटी बीटा मिल गया, आपने अपने रफ पेपर में लिख दिया 2.3। फिर आइए आगे आइए, न्यू वेंचर टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अब ये न्यू वेंचर की कहानी है, यानी न्यू वेंचर की कहानी है, यानी ये क्वेश्चन का सेकंड हिस्सा है, सेकंड हिस्सा है। तो ये बीटा इक्विटी 2.3 है, तो पहले हिस्से का तो यानी पहला सब सॉल्व करें, रिस्क फ्री रिटर्न। तो रिस्क फ्री रिटर्न क्या है, कहां से पता चल रहा है आपको, रिस्क फ्री रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न कहीं मेंशन है ऊपर डेटा में कहीं पे भी, मेंशन जो है लेकिन न्यू वेंचर के अंदर आ रहा है ना, न्यू वेंचर के अंदर आने, यानी बहुत सारा डेटा पहली जगह पहले पैराग्राफ में हो सकता है मेंशन ना हो, तो दूसरा पैराग्राफ हमें पढ़ना पड़ेगा, देखते हैं कि दूसरे पैराग्राफ में क्या क्या लिखा हुआ है। न्यू वेंचर टू improve performance, ZMO company is considering the construction of commercial properties such as office blocks and industrial complexes। यानी न्यू वेंचर क्या है, वो कंस्ट्रक्शन तो कर ही रहा है प्रॉपर्टीज की, लेकिन अब वो ऑफिस के ब्लॉक्स और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस भी बनाना चाहता है। अब आइए, दिस इज अ न्यू एक्टिविटी फॉर ZMO company and it is expected that the risks involved will be different from its current activity। यानी करंट एक्टिविटी से हट के ये न्यू वेंचर में रिस्क भी जरा हट के हैं, डिफरेंट रिस्क आएगा। The financial director has proposed that a project specific discount rate should be used to appraise the new venture, but the commercial director does not believe this is necessary। क्या बात हो रही है, अहम बात हो रही है, फाइनेंशियल डायरेक्टर ने कुछ प्रपोज किया है, क्या प्रपोज किया है कि ये जो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट है, इसको हम यूज करें टू अप्रेज द न्यू वेंचर। मगर कमर्शियल डायरेक्टर कह रहा है नहीं, डज नॉट बिलीव दिस इज नेसेसरी, कि इसकी जरूरत नहीं है। अब आइए नेक्स्ट, यानी दो लोग आ गए, फाइनेंशियल डायरेक्टर है सीन में, मतलब ये पूरी स्टोरी में दो कैरेक्टर्स का नाम अभी तक आया है, फाइनेंशियल डायरेक्टर और कमर्शियल डायरेक्टर। तो अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आगे रिक्वायरमेंट में हो सकता है इन कैरेक्टर्स के हवाले से कोई बात हो। Winston Commercial Properties Company undertakes commercial construction projects similar to those being considered by ZMO Company। अब यहाँ पे किसकी बात शुरू हो गई है, विंस्टन, विंस्टन कमर्शियल प्रॉपर्टीज, सही है। तो ये कॉम्पिटिटर लग रहा है, सही है। और ये कॉम्पिटिटर कहाँ है, ये कॉम्पिटिटर वही कमर्शियल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स का है जो जेडमोर कर रहा है काम। तो ये बात तो समझ आ गई कि सेम इंडस्ट्री में एक कॉम्पिटिटर सेम तरह का काम कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, विंस्टन कमर्शियल प्रॉपर्टीज
कमर्शियल प्रॉपर्टीज। अब आगे क्या बात हो रही है, WCP हैज एन इक्विटी बीटा ऑफ 1.25। सही है। 1.25 इक्विटी बीटा किसका है, इसका। इसका है तो इसका बीटी इक्विटी आप लिख लीजिए रफ पेपर में 1.25। 1.25। फिर क्या कह रहे हैं, WCP has $100 million loan of sorry, WCP has $100 million of ordinary shares in issue, currently quoted at $2.6 per one nominal value ordinary share. Company also has $110 million of loan notes in issue, currently quoted at $96 per $100 nominal value. Both companies pay tax at 20%. अब दोनों कंपनीज की बात हो रही है, विंस्टन की भी और उसकी भी ZMO की भी, ठीक है। ZMO क्या बात हो रही है कि टैक्स रेट कितना है भैया, 20%। 20%। और क्या बात है, रिस्क फ्री रेट यानी RF जिसकी हम तलाश में थे जी 4%। और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट फोलियो इज, यानी कि मार्केट रेट ऑफ रिटर्न RN वो कितना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द मार्केट इज 10%। ठीक, तो यानी हमारे पास RM भी आ गया। RM क्या है 10% माइनस RF क्या है 4% प्लस RF कितना है 4%। करंट के ही निकालना बहुत आसान है, निकाल लीजिए फटाफट से। यानी 3 मार्क तो आसान मार्क थे, तो एग्जामिनर ने आपको ये ले बच्चे। सही बात है, ये तो कुछ भी नहीं है, आसान तो नहीं होगा। ये आ रहा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.178। 0.178 जी तो यानी 17.8%। 17%। हाँ परसेंटेज। ठीक है, अब आइए अगला, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है। कैसे निकालेंगे, इसमें हमने गियर और अनगियर करना सीखा था, रीगियर अनगियर, कुछ याद आ रहा है या बिल्कुल सपाचट है, जरा देख लीजिए रिव्यू कर लीजिए ताकि आप दिस क्वेश्चन मेक सेंस टू यू। रीगियर करना, अनगियर करना, बीटा एसिड बीटा इक्विटी। बीटा एसिड बीटा इक्विटी, इसका फॉर्मूला मैम। फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला भी है आगे, लेकिन पहले होता है ना कि हमने कॉम्पिटिटर का KE लेकर बीटा इक्विटी फाइंड आउट करना है, फिर वो बीटा इक्विटी अच्छा को अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट के ऊपर जो कंपनी का हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी उस पर रख के फिर KE फाइंड आउट करना है। नहीं मिला आपको, मैम फॉर्मूले तो 3 4 आ रहे हैं, लेकिन उसमें कोई मतलब प्रोजेक्ट स्पेसिफिक के नाम से मैंने नहीं कुछ। प्रोजेक्ट स्पेसिफिक तो वो तो नाम है ना, उसके नाम से नहीं होगा, ये देखिए कितना है। यही हमने निकाला यूजिंग करंट री इन्वेस्टमेंट लेवल्स, ये ग्रोथ मॉडल है। हाँ सही है। ठीक है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल ये अभी हमने करता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकालते हैं, KD प्री टैक्स डिवाइड बाय P नॉट, I डिवाइड बाय P नॉट से आपका KD निकल आएगा। फिर इस सवाल में KD का तो कुछ नहीं थी। हाँ अब इसमें बिजनेस वैल्यूएशन क्या है, ये तो मैम डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड, इनकम बेसिस, क्या कुछ हमने क्वेश्चन इसके किए थे। इसका फॉर्मूला तो सेम ही है ना मैम। फॉर्मूला सेम ही है लेकिन इसका एक तरीका है निकालने का, इसको हम देख रहे हैं। सही। देखिए ZMOR का आंसर 467 पे है ना, मेरे पास पेज नंबर चेंजेस है ना। चेंज है। जी
मेरे पास जो आंसर है 532 ग्राम। ठीक है, इसके बाद ये फाइन कंपनी के बाद है ना? हाँ। यस। मिल गया 497। ये आपने लिख लिया यहाँ पे? 17.8% करेक्ट आंसर है हमारे पास। ठीक है, अब आइए, अब हमने क्या करना है, इसको डी गियर करना है। प्रोजेक्ट स्पेसिफिक के ही निकालना है। तो अब वो प्रोजेक्ट अभी तो हमने शुरू नहीं किया, जेडमोर ने ये नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया है, वो सोच रहा। तो लेकिन अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जब वो न्यू वेंचर कर ले तो उसका के क्या आएगा। सही है। न्यू वेंचर कर ले तो उसका के क्या आएगा, अगेन फॉर्मूला विल बी द सेम। के इज इक्वल्स टू आर एफ प्लस बीटा इक्विटी आर एम माइनस आर एफ, यही फॉर्मूला रहेगा। हाउएवर यहाँ पे बीटा इक्विटी जो है हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि अब तो न्यू वेंचर ले लिया है। सही है। तो न्यू वेंचर की न्यू बीटा इक्विटी होगी ना, न्यू रिस्क का होगा फैक्टर, जो कि क्वेश्चन में भी साफ साफ है कि उसका रिस्क लेवल डिफरेंट है। तो लिहाजा अब क्या तरीका है कि हम के ई कैसे निकालेंगे। तो अब हम के ई ऐसे निकालेंगे कि पहले हम लेंगे कॉम्पिटिटर का के ई निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कॉम्पिटिटर। का की। तो कॉम्पिटिटर का इसलिए जिक्र किया है विंस्टन, सही है। और उसका एक बीटा इक्विटी भी बताया गया है 1.25। तो उसका बीटा इक्विटी हम क्या ले लेंगे? 1.25। ठीक है। अच्छा, फिर आप देखिए मजे की बात कि इन्होंने यहाँ पे क्या रखा है, बोथ कंपनीज पे टैक्स 20%, रिस्क फ्री 4%। तो सेम होगी। यानी दोनों कंपनीज का रिस्क आर एफ सेम है और आरएम भी। आर एम भी सेम है। कितना है? 10% और आर एफ 4%। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, अल्लाह भला करे आपका, कि जब हम क्या हम ये इस पूरे प्रोसेस को, जिससे हमने कॉम्पिटिटर का बीटा इक्विटी निकालना है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डी गियर। क्या कहते हैं हम इस प्रोसेस को? डी गियर। हमने डी गियर किया। अब निकालिए के ई, निकालिए कॉम्पिटिटर की के ई जरा बताइए। हाँ। 11.5%। ठीक है, क्या है? 11.5%। लेकिन इससे मसला कोई हल नहीं होने वाला खास। तो उसी की करेंगे। इसलिए मसला हल नहीं होने वाला क्योंकि हमें के ई निकालनी है अपने ओरिजिनल जेडमोर कंपनी की विद द न्यू वेंचर। तो अब इसका तरीका क्या होगा? इसका तरीका ये है कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, बीटा एसिड इज इक्वल्स टू बीटा इक्विटी
मल्टीप्लाई बाय बीई डिवाइडेड बाय बीई प्लस बीडी 1 - टी। इसको हम कहते हैं डी गियर द प्रॉक्सी कंपनी बीटा। प्लीज अपने पास इसको लिख लीजिए, क्योंकि आपके पास लिखा हुआ नहीं है या शायद कहीं आगे पीछे हो गया होगा लिखा। डी गियर द प्रॉक्सी कंपनी बीटा, बीटा एसिड इज इक्वल्स टू बीटा इक्विटी मल्टीप्लाई बाय बीई डिवाइड बाय बीई प्लस बीडी मल्टीप्लाई बाय 1 + टी। 1 - टी, सॉरी, इसको एसिड बीटा कहते हैं। एसिड बीटा, हाँ जी, ये एसिड बीटा है, एसिड बीटा। तो आपने एसिड बीटा निकालना है, बीटा इक्विटी 1.25। वीई क्या है, वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये कॉम्पिटिटर की जाएगी। कॉम्पिटिटर की वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है, क्वेश्चन में गिवन है 100 मिलियन के ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, करंटली कोटेड एट 2.6। वीडी क्या है? बीई, बीई है, वीडी, बीई आपका डेट है ना, डेट के लोन नोट्स 110 मिलियन। सही, लिखिए। तो वीई 100 आ जाएगा और वीडी 110 आ जाएगा, ठीक है। टी हमारा, टी हमारा 20% टैक्स है। टैक्स सही। बीई कैसे निकाला है, बीई इक्वल्स टू 100 मिलियन मल्टीप्लाई बाय $2.6। तो टोटल कितना है हमारे पास, 260 मिलियन का इक्विटी है, $260 मिलियन की इक्विटी है। सही। वीडी कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ डेट, $110 लोन नोट्स है, सही है, डिवाइडेड बाय $100 मल्टीप्लाई बाय 96 इज इक्वल्स टू 105.6 मिलियन। अब ये कैसे हो रहा है, इसको सवाल में देखते हैं। 110 मिलियन के लोन नोट्स हैं इन इशू, करंटली कोटेड एट $96 पर $100 नॉमिनल वैल्यू। तो बेसिकली आपने पर लोन नोट की वैल्यू निकाली है, कैसे 110 को डिवाइड किया है 100 से, तो 1 लोन नोट की वैल्यू निकल के आ रही है। 1 लोन नोट की जो वैल्यू है उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया $96 से, तो ये आपका आंसर आ रहा है $105.6 मिलियन की आपकी टोटल लोन्स है, लोन नोट्स है। 96 अच्छा, वो शेयर वैल्यू उसकी मार्केट वैल्यू, करंटली कोटेड है ना, उसकी करंटली कोटेशन ये आ रही है। ठीक है। अब ये बीटा एसिड निकाल लूंगा उससे। तो वीडी आपके पास निकल के आ गया। अब आप इसको सिंपली बीटा एसिड के फॉर्मूला में अप्लाई कर लीजिए। वीई यानी कि 260 मिलियन डिवाइडेड बाय 260 मिलियन मल्टी प्लस वीडी कितना है 105.6 माइनस माइनस मल्टीप्लाई बाय 1 - टी, टी इज 20%, यानी इसका 80% आ जाएगा। हम्म 1 - 20% है ना? हम्म बीटा एसिड कितना आ रहा है, 0.9434। हाँ 0.94, बस 2 डेसिमल प्लेसेस तक रुक जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, ये आपने डी गियर कर लिया, अब हम इसको री गियर करेंगे। री गियर कैसे करेंगे, उसी फॉर्मूले में हम दोबारा इसको पुट कर देंगे, लेकिन बी उसी फॉर्मूले में हम दोबारा पुट करेंगे, कुछ फॉर्मूले में इसी फॉर्मूले में, सही है, लेकिन अब हम ये बीटा एसिड की वैल्यू पुट करेंगे। सही है। तो बीटा एसिड इज इक्वल्स टू, अगेन वही सेम फॉर्मूला, बीटा इक्विटी मल्टीप्लाई बाय बीई डिवाइड बाय बीई प्लस बीडी 1 - टी। तो बीटा एसिड हमने निकाल लिया, कितना है 0.94।
सही है। अब हमें बीटा इक्विटी फाइंड आउट करना है किसका, अपनी ओरिजिनल कंपनी का। वीई सेम, वीई सेम आएगा या वीई डिफरेंट आएगा, ये देखना पड़ेगा। ये आपको, अब ये आपको अपने ओरिजिनल कंपनी का आपको वीई और वीडी लगाना पड़ेगा। हम्म, ओरिजिनल कंपनी का यानी कि जेडमोर का। तो जेडमोर का जरा वैल्यू निकालें, वीई और वीडी निकालें, आपके सामने डेटा गिवन है। जेडमोर का वीई और वीडी निकाल के मुझे बताएं, सही है। ताकि मुझे पता चले कि ये दोनों स्टेप्स आपको क्लियर हुए या लेवल है वी कैसे निकाल रहे हैं। 250। वी कैसे निकाल रहे हैं, टोटल 40 मिलियन सही है। है। 40 मिलियन को अगर आप डिवाइड करेंगे किससे, 0.5 पर शेयर, हम्म, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आ जाएंगे। 80 शेयर्स। 80 शेयर्स निकल रहे हैं। हम्म, 80 को मल्टीप्लाई करेंगे आप करंट मार्केट वैल्यू रेट से, और करंट मार्केट वैल्यू रेट क्या चल रहा है शेयर का, हमने जेडमोर का ऊपर देखा था 1.05, राइट। 84। $1.05 कितना आ रहा है, 44। $84। अच्छा, फिर अब आइए वीडी। बीडी। वीडी हमारे पास कितने हैं, वीडी हमारे पास यहाँ पे 6.5% रिडीमेबल लोन नोट्स है, $100 पर लोन नोट, नॉमिनल वैल्यू 250। और 250 मिलियन है हमारे पास। तो हम इसको क्या करेंगे, 250 मिलियन डिवाइडेड बाय $100, तो हमें पता चल जाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ लोन नोट्स कितने हैं। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे लोन नोट की वैल्यू से। तो जेडमोर यहाँ पे लिखा है ना वैल्यू, जेडमोर कंपनीज लोन नोट्स आर कोटेड एट $65 पर लोन नोट। इसकी करंट मार्केट वैल्यू गिवन है, 162.5। मल्टीप्लाई बाय 65, ये क्या आ गया, 162.5। पक्का यही है, हम्म, सही कैलकुलेशन की है। चेक कर लें इसको, कैलकुलेशन सही है। चलें चेक कर लेते हैं। वीई 84 मिलियन, वीडी 162.5 मिलियन, बिल्कुल सही है, ठीक है, मिलियन ऐड कर दीजिएगा। सही है। अब आप सिंपली उस फॉर्मूले पे प्लेस कर दें जो आपने फाइंड आउट किया, वीई और वीडी। 20 मिलियन का ऐड भी हो रहा है लोन। क्या है, 20 मिलियन। 20 मिलियन का, हाँ ये क्वेश्चन में डेटा गिवन होगा ना कहीं। 20 मिलियन 7% बैंक लोन या ये बैंक लोन 20, तो ये ये हम बीडी में ऐड कर लेंगे, जो भी हमने निकाला बीडी प्लस $20। 5 मिनट देंगे, मैंने जरा कॉपी कर ली। जी जी कर लो, और कॉपी करके फिर मुझे ये निकाल के बताएं, ये ये वाला, डेटा इक्विटी। ये निकाल के मुझे बताएं। बीटा इक्विटी जेडमोर कंपनी का इन द न्यू वेंचर।
हमें क्या निकालना है? हमें बीटा एसिड निकालना है। बीटा एसिड हम निकाल चुके हैं डी गियर करके। हाँ। हमने डी गियर किया प्रॉक्सी कंपनी को, सही है। डी गियर किया प्रॉक्सी कंपनी को यूजिंग दिस फॉर्मूला, सही। और हमने बीटा एसिड निकाल लिया 0.94। ठीक है। अब ये सेम बीटा एसिड हमारी एग्जिस्टिंग कंपनी विच इज द जेडमोर कंपनी उसका है, जिसको हम यूज करते हुए बीटा इक्विटी जेडमोर कंपनी का सही बीटा है। इक्विटी निकाल न्यू वेंचर। और वी और प्लस वी डी का हमने यहाँ पे बैठाना है, क्या है वी, आप सॉल्व कर जी खुद से। मैं कर रहा हूँ। मैम ये किस सवाल में हम गैस कर पाएंगे कि इसमें हमें गियरिंग करनी है डी गियरिंग करनी है, मतलब सवाल कैसे पता चलेगा कि किस सवाल के अंदर हमें ये सवाल में क्या लिखा था, एक तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको सही खुद प्रोजेक्ट स्पेसिफिक। करंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड आउट करनी है, और एक है प्रोजेक्ट न्यू वेंचर की। तो न्यू वेंचर का, और आपको सबसे ज्यादा पता इससे चलेगा कि जब आपको यहाँ पे कॉम्पिटिटर का डिटेल्स गिवन है। सही। कॉम्पिटिटर की डिटेल्स जैसे ही आ जाए आप समझ जाओ कि ये डी गियर और ई गियर का मामला है, क्योंकि कॉम्पिटिटर की डिटेल्स रेलेवेंट ही वहां पे है। सही। 2.61 आ रहा है बीटा इक्विटी। क्या आ रहा है बीटा इक्विटी? 2.61। 2.61, ये अब आपका बीटा इक्विटी आ गया कौन सी कंपनी का? जेड और कंपनी का, जेड मोर कंपनी का। अब ये जेड मोर की कंपनी का हम अब यहाँ पे इसको अप्लाई कर देंगे। सिंपल। कितना आया है? 2.61। जब हम यहाँ अप्लाई कर देंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या निकल के आ जाएगी? न्यू वेंचर की। हम्म।
आंसर आ रहा है 19.66%। 19.66%। जरा देखते हैं। 42 आ रहा है। चले पॉइंट्स का डिफरेंट है। अच्छा, इक्विटी बीटा में ना 2.57 आ रहा है, हमने 2.61 निकाला है। इसमें क्या गलती? डेसिमल की गलती होगी और कुछ भी नहीं है। आपका मतलब टोटल वीडी आपका टोटल वीडी ये सब करके बीटा इक्विटी 2.57 आ रहा है। हाँ, मेरा आ रहा है 2.61, वो डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस में कुछ मिस्टेक है, तो वो इंशाल्लाह आप जब दोबारा इसको घर पे तसल्ली से करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब आइए, ये आपको समझ आ गया कैसे हमने रीगियर किया, डीगियर किया। ये आपका 6 मार्क का सवाल था, ठीक है। ये 6 मार्क्स अब आपको कंप्लीट मिल जाएंगे, सिर्फ एक शर्त पे, जब आप इसकी पूरी वर्किंग शो करेंगे एग्जामिनर को। सही है। सेक्शन सी में सबसे इंपॉर्टेंट ही यही है, वर्किंग। क्योंकि आंसर निकालना तो वो तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में सिर्फ आप आंसर ही बता रहे हो, लेकिन सेक्शन सी के जो मार्क्स है जो एग्जामिनर आपको देता है, वो एक्सेल शीट पे आपको ये पूरी वर्किंग शो करनी पड़ेगी। सही। तब जाके वो ये 3 मार्क का ये 3 मार्क का ये इसको मानेगा, नहीं तो वो मार्क्स नहीं देगा। अगर आप वर्किंग शो नहीं करोगे, बोलोगे हाँ मैंने कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके डायरेक्ट आंसर पुट इन कर दिया है, तो ही विल नॉट गिव यू मार्क्स। एक्सेल शीट में आपने फंक्शन डालना है, इक्वल टू, मल्टीप्लाई करना है फलाना सेल मल्टीप्लाई बाय फलाना सेल, ठीक है। तो ये सारी, ये सेक्शन सी में आपने चीजें ख्याल रखनी है। अब ये 6 मार्क ये आपको यूं तुक्के में मिल जाएंगे। अच्छा, अब आइए नेक्स्ट। हमने पार्ट ए का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है 6 मार्क्स का। पार्ट 2 क्या है? रेफरिंग टू योर कैलकुलेशंस अबव, कमेंट ब्रीफली ऑन द व्यू ऑफ द कमर्शियल डायरेक्टर। ऊपर दो व्यूज थे ना कैरेक्टर्स के, एक फाइनेंशियल डायरेक्टर कह रहा था कुछ, और कमर्शियल डायरेक्टर कह रहा था कि इसकी जरूरत नहीं है। तो अब आप अपनी कैलकुलेशंस को सामने रखते हुए उसको बताएंगे, कमर्शियल डायरेक्टर को ये बताएंगे कि भैया ये क्यों जरूरी था। तो ये क्यों जरूरी था? के ई जो न्यू वेंचर में है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी 19.66% है, और जो करंट वेंचर में है वो 17.8% है। अब आप इसमें कमेंट्री क्या करेंगे? पहले तो आप मुझे ये बताओ ना, आपको बीटा एसिड से मतलब क्या है, बीटा इक्विटी का मतलब क्या है? आप कमेंट कैसे करोगे जब तक आपको उसके मतलब ही नहीं पता? सही बात है। बताओ क्या मतलब है बीटा एक एसिड का। बीटा एसिड और बीटा इक्विटी? ओके, जरा दोबारा समझ लीजिए। बीटा एसिड और बीटा इक्विटी दोनों, सबसे पहली चीज, रिस्क को डिनोट करते हैं। किसको डिनोट करते हैं? रिस्क को। अब ये दो अलग अलग बीटा एसिड बीटा इक्विटी क्यों? क्योंकि बीटा इक्विटी उस रिस्क को डिनोट करता है जो स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर इदारे या उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का रिस्क। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कोल माइनिंग, तो उसका रिस्क है, ये इटसेल्फ एक रिस्की इंडस्ट्री है। तो ये जो रिस्की इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क है, यानी बीटा इक्विटी को मैं क्या कहूंगी? इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क। और बीटा एसिड क्या है? ये मार्केट रिस्क है। मार्केट रिस्क का मतलब है कि इसके लिए जरूरी नहीं कि आप कोल माइनिंग इंडस्ट्री में हो तो आपको ये रिस्क फेस करना पड़ेगा। चूंकि आप कराची शहर में हो, चूंकि आप पाकिस्तान के एक कंपनी हो, तो आपको पूरी मार्केट को वो रिस्क फेस करना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोविड आया था, तो कोविड ऐसा, ऐसी कलामिटी थी, ऐसा डिजास्टर था कि जिससे पूरी दुनिया इम्पैक्टेड थी, तमाम इंडस्ट्रीज और तमाम मार्केट एक जैसा इम्पैक्टेड थे। सही है। ठीक है, तो दैट इज बीटा एसिड, वो रिस्क जो सबको ही को फेस करना है। और बीटा इक्विटी वो रिस्क है जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। तो हमने क्या किया, हमने डी गियर में कॉम्पिटिटर के रिस्क को, कॉम्पिटिटर के इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क को लगा करके बीटा एसिड मार्केट रिस्क निकाल लिया। अब मार्केट रिस्क तो सबका सेम है, तो आपने वो मार्केट रिस्क अपने जेडमोर पे लगाया और जेडमोर का बीटा इक्विटी निकाल लिया। सही है। और फिर वो बीटा इक्विटी आपने लगा कहाँ लेकर गए आप? यहाँ के कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड। आपने क्या करा कि पहले हमने जो है
पहले हमने डी गियर किया, डी गियर में हमने किया क्या, हम हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन क्या था, कॉम्पिटिटर का बीटा इक्विटी मेंशन था। तो हमने कॉम्पिटिटर का बीटा इक्विटी लिया, उसका इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क लिया, यहाँ पर लगाया, और ये लगा करके हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, मार्केट रिस्क, बीटा एसिड मार्केट रिस्क निकाल लिया। मार्केट रिस्क तो मार्केट सारे कंपनीज को पिक करने हैं। फिर इस बीटा एसिड के रिस्क को हमने कहाँ लगाया, जेडमोर कंपनी में, वही लगाया क्योंकि वो तो सेम है। हमने निकाली बीटा एसिड, कितना निकला, हमने 0.94, हमने वो यहाँ लगा दिया। तो जब हमने ये लगा दिया तो फिर हम बीटा इक्विटी हमने फाइंड आउट कर लिया, किसका, जेडमोर का। क्योंकि वो बीटा एसिड तो सेम ही होगा दोनों, सेम ही है। बात समझे, कॉन्सेप्ट और लॉजिक समझ आया हमजा। ज्यादा सुना करो लेक्चर तो ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। नोट डाउन बाद में किया करो, पहले सुना करो। हो गया, क्लियर है सब चीज, अब नोट डाउन हो गई है आपकी। तो ये हमारा टॉपिक था बिजनेस वैल्यूएशन का, ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का था ही नहीं। ये बिजनेस वैल्यूएशन का था। तो यानी आज आपके नॉलेज में इजाफा हो गया है, दोबारा से हमने रिव्यू कर लिए। अब आइए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि रेफरिंग टू योर, अब जब आपको समझ आ गई ना पूरी कहानी, अब आप यहाँ कमेंट कर सकते हो कि भैया कमर्शियल डायरेक्टर को समझाना क्या है। तो पहले तो हम देखेंगे कमर्शियल डायरेक्टर ने बहस क्या की है। तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो मैंने पहले भी कहा था, द फाइनेंशियल डायरेक्टर हैज प्रपोज्ड दैट अ प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट शुड बी यूज्ड टू अप्रेज द न्यू वेंचर, बट द कमर्शियल डायरेक्टर डज नॉट बिलीव दिस नेसेसरी। तो जरा मुझे बताएं, आप वैसे बताएं, आप अगर हैं फाइनेंशियल डायरेक्टर तो आपके पास क्या पॉइंट्स हैं कमर्शियल डायरेक्टर को कन्विंस करने के लिए। तो ये मतलब जो न्यू हमने किया है, जो मतलब जो हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाली है न्यू प्रोजेक्ट की, वो कह रहा है वो जरूरी नहीं है। हाँ, वो कह रहे हैं कि ये अलग से निकालना जरूरी नहीं है, क्या जरूरत है इसकी, अलग से निकालने की क्या जरूरत है, वो सेम सेम यूज कर लो। लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, जरूरत है न्यू वेंचर के लिए। तो न्यू वेंचर के लिए क्यों जरूरी है, सबसे पहले तो क्वेश्चन में ही इट सेल्फ मेंशन्ड है कि दिस इज अ न्यू एक्टिविटी फॉर जेडमोर एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट द रिस्क इन्वॉल्व विल बी डिफरेंट फ्रॉम इट्स करंट एक्टिविटी। जब रिस्क डिफरेंट है तो बीटा इक्विटी भी डिफरेंट होगा। और ये आपने प्रूव कर दिया कैलकुलेट करके कि 19.66 आ रहे हैं न्यू वेंचर का और 17.8 आ रहे हैं करंट एक्टिविटी का, यानी कि एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी या रिस्क जो आप पे कर रहे हो वो 17.8% है। और जब आप न्यू वेंचर ले लोगे तो आप इसका डिफरेंस निकाल के बताओगे कि आपको 1.55 या 2.55 आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा आपकी ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगी। तो जब ये बढ़ेगी तो अल्टीमेटली आपके फंड्स पे भी इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। तो ये आपको इसीलिए ये दो पॉइंट्स है। अब जरा देखते हैं कि इन्होंने हमें क्या पॉइंट्स बताए हैं, ताकि हम देख लेंगे हमारा व्यू पॉइंट और इनका सेम है या नहीं। जरा पढ़िएगा। The project specific cost of equity is higher than the current cost of equity, सही है, indicating that a higher return would be needed by shareholders to compensate for higher risk of the new venture. शेयर होल्डर्स तो मांगेगा ना, और शेयर होल्डर बोलेगा कि भाई तुम मुझसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा ले रहे हो तो मुझे बदले में क्या दे रहे हो, रिटर्न भी ज्यादा दो, डिविडेंड भी ज्यादा दो। फिर appraising the venture using existing cost of equity as advised by commercial director would therefore result in an overstatement of venture's net present value, potentially leading to an incorrect decision being made. यानी अगर हम कमर्शियल डायरेक्टर की बात मान लें तो उससे नुकसान या इम्पैक्ट क्या आएगा। अगर हम उसकी बात मान लें और सेम यही शो करें तो हम तो फिर अपनी कंपनी को ओवर स्टेटमेंट कर रहे हैं ना, ये तो 2% तो हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ जाएगी अगर हम न्यू वेंचर में जाते हैं तो यानी हमने शेयर होल्डर को क्या पिक्चर दिखाई कि नहीं नहीं सब कुछ पिक्चर है, सेट है, और हमारी वही कम रह जाएगी कॉस्ट ऑफ की। तो ये एक तरीका है एक्सप्लेन करने वैल्यू पर गलत आएगी, नेट प्रेजेंट वैल्यू ओवर स्टेटेड आएगी, ओवर स्टेटमेंट। आप कंपनी की वैल्यू ज्यादा दिखा रहे हो, हालांकि कॉस्ट आपको पीछे से पड़ेगी, ठीक है। तो ये कमेंट है जो 2 मार्क का आपने करना है। अब आपने इसको लिखना है घर जाके। जब आप लिखोगे ना तो आपको लिखना आएगा, टाइप करना है तो टाइप करना आएगा, नहीं करोगे तो फिर नहीं आएगा, ये चीज है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ये चीज आपको बेटर होगी। अच्छा, अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि मैम मुझे बड़ी मुश्किल होती है थियोरेटिकल आंसर देने में, तो इसकी कोई टिप बता दें। तो इसकी टिप ये है कि सबसे पहले तो जो आपने कैलकुलेशन की है ना उसको आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दोगे। आपका स्टार्टिंग जो है ना, आपको स्टार्ट मिल जाएगा। आप पहले डिस्क्राइब करना शुरू करो। क्या डिस्क्राइब करना है, जैसे कि यहाँ पे भी डिस्क्राइब हुआ है कि मेरा प्रोजेक्ट स्पेसिफिक इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज हायर देन करंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी
फुल स्टॉप। ये डिस्क्रिप्शन ही तो है। सही है। ये क्या है? ये तो सिर्फ आपने बयान कर दिया कि ये हुआ है। सही है। उसके बाद फिर आप उस पे क्या अपना डालोगे? देखो, जब भी आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हो ना, एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एनालिसिस करें। सही है। आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लेवल पे पहुंच गए हैं, स्किल्स का आखिरी पेपर है, आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। और एनालिसिस किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप करेंगे कि भैया इस कैलकुलेशन का मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सही है। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? तो असल चीज ही यही है, एनालिसिस का मतलब ही यही है कि आप पॉजिटिव भी दिखाओ, नेगेटिव भी दिखाओ, जो भी इम्पैक्ट पड़ रहा है ना एफएस पे वो दिखाओ। तो यहाँ पे वही फिर अगली बात हो रही है, इंडिकेटिंग, कि ये जो हायर आया है और ये लेस आया है, तो इससे क्या बात इंडिकेट हो रही है कि शेयर होल्डर विल एक्सपेक्ट हायर रिटर्न, सही बात है। हायर द कॉस्ट हायर द रिटर्न, हायर द इन्वेस्टमेंट हायर द रिटर्न, टू कंपेंसेट फॉर द हायर रिस्क ऑफ द न्यू वेंचर। ये शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन हो जाएगी। एक इम्पैक्ट पड़ा ना आपके फाइनेंशियल सही बात। स्टेटमेंट पे, आपके शेयर होल्डर के आपकी इमेज पे, गुडविल पे। सही बात है। अब आइए अप्रेजिंग द वेंचर। जब हम वेंचर को अप्रेज कर रहे हैं और हम सिर्फ करंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी को अप्रेज कर रहे हैं क्योंकि कमर्शियल डायरेक्टर ने एडवाइस किया है, तो उससे क्या नतीजा आएगा? उसका इम्पैक्ट क्या होगा? उसका इम्पैक्ट होगा ओवर स्टेटमेंट ऑफ वेंचर्स नेट प्रेजेंट वैल्यू। ओवर स्टेटमेंट है ना, क्योंकि असल में तो कॉस्ट ज्यादा बढ़ेगी आपको, लेकिन आप दिखा नहीं रहे हो शेयर होल्डर को। नेट प्रेजेंट वैल्यू पे कैसे इम्पैक्ट पड़ा मैम इससे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन याद है? नेट प्रेजेंट हाँ वैल्यू, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, हाँ। फिर कैश फ्लोज, फिर उस तो पर मैं क्या डिस्काउंट करूँ? फैक्टर क्या लगाओगे? यही डिस्काउंट फैक्टर लगाओगे ना। तो हाँ, ओवर ओवर स्टेटमेंट ऑफ वेंचर्स नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगा, पोटेंशियली लीडिंग टू एन इनकरेक्ट डिसीजन बीइंग मेड। तो आपने इम्पैक्ट शो करना है। तो एनालिसिस जब करोगे तो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट भी नजर आना चाहिए और नेगेटिव भी। और स्पेसिफिकली आप रिक्वायरमेंट को देखो, रिक्वायरमेंट क्या कह रहे हैं कि कमर्शियल डायरेक्टर को जवाब देना है। तो कमर्शियल डायरेक्टर का जो ओपिनियन है, अगर हम उसकी बात मान लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो भी बताओ ना। हाँ वो बताया आप अगर अपना बता रहे हो तो उसका उसका भी तो बताओ ना। सही बात है। तो ये आपको 2 मार्क्स इस तरह से मिल जाएंगे। और इसका एक हल बस यही है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपकी झिझक उतरेगी। आपको एक बस डर है कि मैं नहीं लिख सकता, लेकिन जब आप लिखना शुरू करोगे तो आपको आइडियाज भी आएंगे, चीजें भी आएंगी। सही बात है। एफएम की थ्योरी यकीन जाने बहुत आसान थ्योरी है, और एफएम की कैलकुलेशन भी बहुत आसान है अगर बच्चा प्रैक्टिस करके स्टडी अपनी प्रॉपर करके गया है तो। सही है। एफएम का पेपर। सेक्शन सी के कौन कौन से चैप्टर्स हैं? सेक्शन सी के कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो देखें। एक तो ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है। बिजनेस वैल्यूएशन है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है। 3 चैप्टर्स है ना टोटल? जी जी, 3 टॉपिक्स हैं जो कि बड़े हैं। ओके, ये देखिए, सेक्शन सी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, सही है। सेक्शन डी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, और सेक्शन ई बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस में वैल्यूएशन भी आ जाती है, और सही है। बिजनेस वैल्यूएशन के नीचे जो भी और चीजें हैं। 20 मार्क का सवाल होगा, वो भी 5 5 6 6 मार्क्स मैक्सिमम, 2 मार्क्स 3 मार्क्स ऐसे ही चलेगा। इतना बड़ा कोई एट वंस कोई 20 मार्क का क्वेश्चन नहीं होता। अच्छा, कौन कौन सा वर्किंग कैपिटल में? बिजनेस फाइनेंस। सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, बिजनेस फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। नहीं एक मिनट मूवी दिखा दिया आंसर। बहुत ये दे देना आंसर। अब मैं अगली क्लास जो है ना अगले हफ्ते रखूंगी, ताकि ये 4 5 दिन आप कुछ पढ़ के तो आओ। मैं आपको यहाँ सवाल दूंगी, आप करो, सही है। ताकि आपकी टेस्टिंग होगी, फिर उसमें जहाँ फंसो तो वो हम डिस्कस नहीं मैंने करेंगे। पढ़ा था मैम, लेकिन वो मैंने इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाला जितने एनपीवी वगैरह थे, जितने डिस्काउंट फैक्टर वाले, वो सब मैं करके आया था। करके आए थे। हाँ। तो आप सेक्शन सी के कोई 2 सवाल उसके करना ना घर में, खुद से सही। ट्राई करना। हाँ। और फिर मुझे बताना कि हाँ मैम मैं यहाँ फंस रहा हूँ, क्योंकि ये जब तक तुम नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं। मैं यहाँ पे जितना भी करा दूँ, एट द एंड ऑफ द डे घर में आपने करना। नेक्स्ट मुझे वो भी बता दिया कि किस उसका करेंगे, मैं पहले से उसकी भी तैयारी करके आ जाऊँ। आप जो है ना इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और ये बिजनेस वैल्यूएशन, इसी दोनों को पक्का करके आओ, और ज्यादा जितना घर में कर सकते हो।
ठीक है। सेक्शन सी के क्वेश्चंस, ए के क्वेश्चंस, बी के क्वेश्चंस, क्वेश्चंस करो। अब और सिर्फ क्वेश्चन करने का टाइम है, आपको सही बात। पढ़ने पढ़ाने का टाइम नहीं। सही बात। क्वेश्चंस करो और इसके जरिए अपने जो है कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइज और रिव्यू करो। ठीक है। और मैम किस दिन लेंगी आप क्लास? नेक्स्ट वीक लूंगी, आई थिंक यही वेडनेसडे या थर्सडे, जो भी डे आपको वहां से मिलेगा, ताकि जब हम नेक्स्ट क्लास में मिले तो हम दोबारा से एक बिजनेस सैटरडे वैल्यूएशन पे। संडे अगर आपके लिए पॉसिबल। अगले सैटरडे, हाँ ठीक है, सैटरडे का रख लेते सैटरडे। हैं। आप बता दीजिएगा सैटरडे। सैटरडे को मेरा भी ये इशू नहीं होगा कि मुझे जल्दी आना होगा, मेरे पास हाँ, टाइम फिर होगा। हम आराम से बैठ के, मेरा क्योंकि ऑफिस सेक्शन सी में टाइम लगता है ना। सही है, तो फिर मैं सैटरडे को आराम से कर सकता हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आपको काफी सारी अप्रोच, टिप्स, ट्रिक्स ये सब बताया है। तो सही इसको है। आप जहनशी कर लें, नोट डाउन कर लें और इसका इस्तेमाल करें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, उतना ही आपको याद अपनी रहेगा। क्लास में मैं मुझसे भी कुछ सवाल करके ले आऊंगा, बाकी मैं बिल्कुल, नहीं बैठ के प्रैक्टिस बिल्कुल। करेंगे। अब बस एक रिव्यू, ओवरव्यू कर लेते हैं कि बी और सी में क्या है, बस रिव्यू कर। हाँ सही। डिस्कस थ्री प्रॉब्लम्स जेडमोर कंपनी मे बी फेसिंग एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स करंट हाई लेवल ऑफ गियर। अब ये थियोरेटिकल सवाल है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए, लेकिन इसमें आप जो इन्होंने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए उसके उससे डेटा निकाल के आप जरूर रेफर करोगे, क्योंकि आपको स्पेसिफिकली जेडमोर के लिए बताना है। आपने एक जेनरिक नहीं लिखना कि थ्री प्रॉब्लम्स की कोई भी कंपनी जिसकी गियरिंग लेवल हाई हो उसको क्या मसाइल पेश हो सकते नहीं, हैं। हमें जनरल नहीं बताना, स्पेसिफिक करा। स्पेसिफिक होके बताना है कि जेडमोर कंपनी इस वक्त जो भी उसका करंट फाइनेंशियल डेटा है, उसकी करंट हाई लेवल ऑफ गियरिंग की वजह से वो तीन कौन से मसाइल फेस कर रही होगी, जरा बताइए। अपने में कॉमन सेंस से बताएं। लोन लिया हुआ है, तो शायद सप्लायर्स को अपने टाइमली पेमेंट ना कर पा रहे। ठीक है, वेरी गुड। कैश फ्लो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि लोन लिया हुआ है और लोन लेकर आपने कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में लगाया हुआ है, हाँ और उसके लिए आप इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो, सही। तो फिर सप्लायर आपकी की। फाइनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी। मैं देखो, आप जो भी पॉइंट बोल रहे हो ना, वो अप्रूव करना। सही है। अगर आप क्वेश्चन के डेटा में से वो निकाल के प्रूफ कर सकते हो तो आपको एग्जामिनर 1 मार्क देगा ही देगा। सही है। और अगर आप प्रूफ नहीं कर सके, अब ये थ्री प्रॉब्लम्स कह रहे हैं, यानी एक प्रॉब्लम के 2 मार्क्स, 2 मार्क्स में सही है। यानी तीन प्रॉब्लम के, एक सही। प्रॉब्लम के 2 मार्क्स। सही। तो पहला प्रॉब्लम आप कह रहे हो कि सप्लायर की पेमेंट, लेकिन क्या आप क्वेश्चन से प्रूव कर सकते हो कि सप्लायर की पेमेंट में मसला है? कोई जिक्र ही नहीं हुआ हो। तो फिर ऐसी बात लेकर आओ जो आप यहाँ से प्रूव कर सको, जरा बताओ क्या प्रूव कर सकते हो। शेयर प्राइस बिल्कुल 1.05 पे आई हुई है, गियरिंग लेवल हाई है। सही है, शेयर प्राइस इसकी गिर गई है। ठीक है, तो अब जरा बताओ कि अकाउंटेंसी की दुनिया क्या मानती समझ है। गया मैं। मैम ये अपने शेयर होल्डर्स को उस हिसाब से रिटर्न नहीं दे पाएगा। रिटर्न नहीं दे पा रहे, ठीक है, मगर प्राइस भी तो फिर कम हुई है ना, यानी मार्केट में अगर आप पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू देखो, सही है। जब मेरे कंपनी और मेरी अगर एक अच्छी कंपनी है, वेल नोन कंपनी है, प्राइस गिरे हुए हैं, तो ज्यादा लोग शायद ले लें जब गिरा हुआ है। सही बात है। ये एक पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, हाँ। ये एक पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव इसका दिखाएं तो गिर गई है तो लग रहा है कि भाई कंपनी तो डूब जाएगी। ठीक है, कंपनी डूब जाएगी, कंपनी के पास तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, फिर आइए डेट। रेट। डेट यानी कि उधार। उधार। उधार बढ़ा हुआ है तो इंटरेस्ट पे करना है, तो एक बर्डन तो है। इंटरेस्ट कॉस्ट आपकी एक बर्डन है ठीक आपके है, लिए। लेकिन ये है कि अकाउंटेंसी की दुनिया कहती है कि अगर उधार आपने ज्यादा लिया है तो यू आर यूजिंग चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। इक्विटी इज अ एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो ये एक अच्छी बात भी है। अब एनालिसिस का मतलब ही यही है हमजा, कि हमें अपनी स्किल डेवलप करनी है कि हम अच्छी साइड भी इससे निकाल सकें और बुरी साइड भी निकाल सकें। एग्जैक्टली, अब कौन बताओ। प्रोज मैंने बता दिया कि भैया एक तो हो सकता है शेयर होल्डर ज्यादा इन्वेस्ट कर ले क्योंकि प्राइसेस चीप है, और अगर ये एक वेल नोन कंपनी है तो इसको ले लेंगे। ठीक है, और अगर ये वेल नोन कंपनी नहीं है तो शेयर होल्डर फिर शायद इंटरेस्टेड ना हो, उनके ऊपर नेगेटिव इमेज जा रहा हो। क्योंकि प्राइस गिर रही है तो शेयर कंपनी की परफॉर्मेंस खराब एग्जैक्टली, होगी। एग्जैक्टली। अब आइए लोन्स। अब लोन देना है, चुकाना है, क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, बैंक के इंटरेस्ट भी देना है, इंटरेस्ट रेट 7% है। तो फिर इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज कर रही है लेकिन कंपनी। ये कॉस्ट ऑफ अपना इक्विटी भी तो बढ़ा रहा है फिर। और अब ये एक्सपेंशन के लिए सोच रहे हैं, हाँ। तो एक्सपेंशन के लिए तो क्या ये लोन्स फायदेमंद रहेंगे, एक्सपेंशन में नहीं रहेंगे? ये भी आपको इसके ऊपर भी डिबेट हो इसकी सकती वजह है। से कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारी बढ़ रही है तो अब यहाँ पे एक पॉइंट टू बी नोटेड। डिस्कस थ्री प्रॉब्लम्स जेडमोर कंपनी मे बी फेसिंग। सही है। यानी हो सकता है कि वो ये प्रॉब्लम फेस करें, इसका हो सकता है क्वेश्चन में कोई डेटा या एविडेंस ना गिवन हो।
तो यानी आप कोई भी तीन प्रॉब्लम को उठा के उस पर गुफ्तगू करेंगे, और गुफ्तगू पॉजिटिव एंड को भी दिखाएंगे और नेगेटिव एंड को भी दिखाएंगे, कि अगर ऐसा हुआ तो पॉजिटिव भी हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो नेगेटिव भी हो हो सकता सकता है। है। अब इसको जरा हम एक जस्ट क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं। गियरिंग प्रॉब्लम्स, इंक्रीज्ड अर्निंग्स वॉलेटिलिटी। High gearing increases the volatility of ZMO companies' earnings as the interest payable is unaffected by any change in the activity level. इंटरेस्ट आपको देनी ही देनी है, भले आप एक्सपेंशन करो भले आप एक्सपेंशन नहीं करो। If ZMO company experiences a reduction in its activity level, the percentage reduction in earnings will be greater than the percentage reduction in activity level. This increased volatility in earnings represents the financial risk of the company. यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाया गया है कि भैया अगर आपने लोन इतना लिया है और आप अगर कमा नहीं पा रहे हो तो आप चुकाओगे कैसे? सही बात है। तो फाइनेंशियल रिस्क अराइज हो। Cost of equity finance, increased volatility of earnings will increase the cost of equity, making equity finance more expensive. The financial risk premium can be seen by comparing the asset beta 0.94 with the equity beta 2.57, KE 19.42। यानी यहाँ पे कंपैरिजन ये बताया गया है कि मार्केट का जो रिस्क है वो बहुत कम है, 0 पॉइंट क्या आया था, हमने जो निकाला था 94। 0.94। और ऑन दी अदर हैंड बीटा इक्विटी 2.61, यानी इंडस्ट्री स्पेसिफिक इसका रिस्क ज्यादा है और मार्केट रिस्क कम है। तो ये कंपैरिजन भी यहाँ पे इन्होंने शो की है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइनेंस बढ़ रहा है और ये लोग फाइनेंशियल रिस्क को दिखा रहे हैं कि वो भी बढ़ रहा है। डेट कैपेसिटी, क्या जेडमोर कंपनीज एबिलिटी टू रेज न्यू डेट फाइनेंस, पैसे तो और चाहिए होंगे, क्या उसको बैंक इजाजत दे रहा है कि वो मजीद लोन ले सके दूसरे बैंक से? नहीं, मुश्किल है क्योंकि क्योंकि ऑलरेडी जब आप हाई गियरिंग है। जब हाई लेवल ऑफ गियरिंग आती है तो बैंक्स कंडीशंस लगा देते हैं। सही। और प्लस उसमें ये भी क्वेश्चन में गिवन था कि सिक्योर्ड लोन है, सिक्योर्ड डेट है, यानी कि कोई ना कोई गिरवी आपने रखी हुई है चीज, सिक्योरिटी चीज कोई गिरवी चीज रखवाई हुई है, तो ये तो और आपको रिस्क में डालते हैं कि आप लोन के फर्दर। लिए आपको फिर मजीद सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी। एग्जैक्टली। ये तो फिर आप बहुत तो ये एक थोड़ा सा डेंजरस या रिस्की फैक्टर हो जाता है। नेक्स्ट, बैंक्रप्सी रिस्क, पैसे पैसे की आउट ऑफ कैश हो जाए, ओनली प्रॉब्लम आ सकती है मैम। लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ सकती है। अब बस वही बात है, आप कितने अच्छे से जो भी पॉइंट को डिस्कस कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो, प्रूफ कर दो, ठीक है। तो वो फिर एक्सेप्टेबल और वैलिड पॉइंट होगा। रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप, वही वाली बात, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, हायर द कॉस्ट ऑफ इक्विटी हायर द रिटर्न विल बी एक्सपेक्टेड, यहाँ पे वो एक्सप्लेन किया गया है। मजीद और भी बहुत सारी चीजें हैं जो एक्सप्लेन की गई हैं, तो वो आप 6 इसको, मार्क का है ना, हाँ लास्ट पार्ट भी 6 मार्क का है। लास्ट पार्ट 6। C. In respect of both equity and debt, discuss the risk rate return relationship and how it affects ZMO companies financing cost। यानी जनरल बातें लिखते हुए आपने क्वेश्चन से रिलेट करना है। ZMO कंपनी का बार बार जिक्र आएगा और इसमें अगर कोई भी एविडेंस क्वेश्चन से आप डेटा उठा सकते हो तो जरूर मेंशन करो। ठीक है। अब सारी बात ये है, देखो थ्योरी कितनी आई, 6 मार्क 6 मार्क 12 मार्क, 14 मार्क की थ्योरी है और सिर्फ 6 मार्क का कैलकुलेशन है, और यही रेशियो पूरे पेपर में है। ठीक है। तो आप थ्योरी को तो इग्नोर करने का सोच भी नहीं सकते हो। तो अभी से प्रैक्टिस में लग जाओ। अगर लगता है कि थ्योरी जरा कमजोर है तो इसको जितना आप टाइप करोगे लिखोगे, टाइप करोगे लिखोगे, और अपनी जो थिंकिंग है, एनालिसिस एनालिटिकल स्किल, उसको डेवलप करोगे एज अ फाइनेंशियल मैनेजर। आप एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे नहीं जाएंगे कि आप एक स्टूडेंट हैं, आप ऐसे जाएंगे कि मैं एक्सपीरियंस बंदा हूँ, चीता बंदा हूँ, फाइनेंशियल मैनेजर हूँ, तभी ये पेपर निकलेगा। ठीक है जी, चले, थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ठीक है जी।